तो दोस्तों, एक और नया दिन और मैं बलजीत परमार हाजिर हूँ एक नया किस्सा, एक नई कहानी लेकर। आज मैं आपको वो अजीबो गरीब किस्सा सुनाऊंगा जिसमें एक इंडियन नेवी का ऑफिसर कत्ल करने जैसा संगीन गुनाह करता है। वो शख्स जिसको हिंदुस्तान की जो हमारी जो बाउंड्रीज हैं, समुंदर है, जो हमारे बॉर्डर्स हैं, सी बॉर्डर्स, उनकी रक्षा सुरक्षा करने के लिए भर्ती किया गया था और एक सफ़ेद रंग की यूनिफॉर्म उसको दी गई थी, जिस पे दाग लगना बहुत बड़ी बात गिनी जाती है। और वो एक डिसिप्लिन्ड यूनिफॉर्म फोर्स का ऑफिसर एक प्रीमीडिएटेड कत्ल करने जैसा गुनाह करता है, तो उसको अगर उम्र कैद की सज़ा नहीं होती तो और क्या होता। वो शख्स का नाम है मनीष ठाकुर। ये आपने बहुत कम शायद ये कहानी सुनी होगी। मनीष ठाकुर नाम का शख्स नेवी से बहाना लगा के अपनी प्रेमिका को मिलने के लिए मुंबई के एक होटल में आता है और 2 रात उसके साथ रहता है और तीसरे सुबह सुबह उसका मर्डर करके, कत्ल करके वहाँ से गुल हो जाता है। तो ये कहानी आपको आज हम सुनाएंगे। ये बात है 2007 की। 2007 में मैं डीएनए न्यूज़पेपर, जो अंग्रेज़ी का बहुत बड़ा अखबार था, उसमें काम किया करता था। और अंधेरी इलाका जो मुंबई का है, अंधेरी ईस्ट में हमारा एक स्पेशल एडिशन का एक सब ऑफिस था। हमारा जो सबर्ब से वेस्टर्न सबर्ब्स, उनमें उनका एक सप्लीमेंट निकला करता था, जिसका नाम था डीएनए वेस्ट कोस्ट। तो वो वेस्ट कोस्ट को जो उसकी न्यूज़ वगैरह सारी थी, वो मैं देखने का काम किया करता था। तो हमारे ऑफिस से वॉकिंग डिस्टेंस पे, अगर हम अपने ऑफिस से, डीएनए के ऑफिस से, अंधेरी वाले ऑफिस से निकल के कोई 150-200 गज जाएं बड़ी मुश्किल से, तो एक बहुत पुराना और एक रिस्पेक्टेड होटल हुआ करता था, आज भी है, जिसका नाम था सन एंड शील। तो सन एंड शील होटल जो था, उसके मालिक लालजी सिंह बहुत पुराने उस इलाके के रहने वाले थे। मुझे जानते थे कुछ और तरीक़ों से, क्योंकि वहीं पे एक बहुत बड़ी सिक्योरिटी कंपनी चलाते थे सरदार गुरनाम सिंह। उनके वो दोस्त हुआ करते थे। गुरनाम सिंह मेरे दोस्त थे, तो उनके थ्रू लाल जी से हमारा काफ़ी बार मिलना गिलना हुआ। कुछ मेरे कुछ दोस्त भी इंग्लैंड से, जर्मनी से जब आते थे तो वहीं पर रुकते थे। उसके 2 फ़ायदे थे, एक तो वो थोड़ी रियायत कर दिया करते थे और दूसरा वो होटल एयरपोर्ट से काफ़ी नज़दीक था। एयरपोर्ट से अगर आप मुंबई की तरफ से, सिटी की तरफ से इंटरनेशनल एयरपोर्ट एंटर करते हो, तो रास्ते में आधे एक मील पे जाके हाईवे पे राइट साइड में एक सिगरेट फैक्ट्री आती है। तो सिगरेट फैक्ट्री की दीवार शुरू होते ही पहला लेफ़्ट टर्न लेंगे, तो लेफ़्ट टर्न लेते ही 2 बिल्डिंग छोड़ के तीसरी बिल्डिंग में ये होटल सन एंड शील था। उसके सामने एक वाइन शॉप भी थी, बड़ी पुरानी, बहुत फेमस वाइन शॉप उस इलाके में एक ही थी। और उसके साथ काफ़ी सारे इंटरनेशनल और नेशनल कंपनीज़ के बीपीओ सेंटर्स बड़े बड़े। तो कहने का मतलब वो काफ़ी बिजनेस ओरिएंटेड लोकेलिटी में वो होटल था। और उसकी वजह से काफ़ी सारे जो कंपनियों में काम करने वाले एग्जीक्यूटिव, कोई ट्रेनीज़, कोई इंटरव्यू देने आए, कोई कुछ और किस्म के रिफ्रेशर कोर्सेज वगैरह उस इलाके में काफ़ी होते थे। तो उसी इलाके में थोड़ा सा आगे जाके 300-400 गज जो एनकाउंटर स्पेशलिस्ट हमारे हुआ करते थे। आजकल तो वो जेल में है, प्रदीप शर्मा, उनका घर भी हुआ करता था। खैर, तो काफ़ी हैपनिंग प्लेस थी जहाँ पे जो होटल सन एंड शील था।
सो 15 मई 2007 को एक कपल, जिसमें लड़के का नाम है मनीष ठाकुर और उसकी जो अकम्पनिस्ट है उसका नाम है कौशंबी लायक, ये दोनों इस होटल में सन एंड शील में चेक इन करते हैं और रजिस्टर में इनका स्टेटस जो है वो मिस्टर एंड मिसेस, मतलब मैरिड स्टेटस लिखा जाता है। और एड्रेस में वो लड़का जो है वो सिर्फ मनीष ठाकुर कैलकटा, नेवी कैलकटा लिखता है, नेवी भी साथ में लिखता है, पूरा एड्रेस नहीं है। तो होटल वालों ने ज़्यादा सीरियसली लिया नहीं कि नेवी का ऑफिसर है तो जिम्मेदार आदमी होगा। तो खैर 15 तारीख को ये लोग वहाँ पे चेक इन करते हैं, सेकंड फ्लोर पे इनको कमरा दिया जाता है। तो 15 तारीख का वो पूरी रात ये होटल में हैं। 16 तारीख को पूरा दिन होटल में खाना खाते हैं, थोड़ी देर के लिए कहीं जाते हैं, फिर वापस आ जाते हैं। और तीसरे दिन जो हादसा होता है उसने उस समय पूरी मुंबई को हिला के रख दिया। अब देखिए, जो मनीष ठाकुर है वो बेसिकली कलकत्ता का रहने वाला है और जो लड़की है कौशंबी लायक जो है वो झारखंड के दुमका की रहने वाली है, जहाँ पे उसके बाप की जो उसका बाप था वो एक कैंसर पेशेंट के बाद कैंसर की बीमारी के बाद उसकी डेथ हो जाती है और उसकी माँ एक वहाँ पे टाइप राइटिंग इंस्टीट्यूट चलाती है, बच्चों को टाइप राइटिंग करना सिखाना, और उसके दो छोटे भाई जो हैं वो स्कूल में पढ़ते हैं। तो ये लड़की अपना वहाँ से टेक्निकल कंप्यूटर इंजीनियरिंग की कोर्स करके वो टाटाज में एक टेक्निकल जॉब के ऊपर अच्छी पोस्ट उसको मिलती है। 1-2 साल वो कहीं बाहर भी लगा के आती है, लेकिन उसके बाद उसकी पोस्टिंग हैदराबाद में भी हो जाती है और मुंबई में उसके बाद वो उसका रहना होता है। 2 साल से मुंबई में रहती है, वो डिफरेंट इलाकों में, कहीं गोरेगांव में अपनी सहेलियों के साथ फ्लैट में रही और उसके बाद बोरीवली में अपने सहेलियों के साथ रहती थी। लेकिन सब सहेलियों को उसका जो मिलना जुलना था या उसका जो कैरेक्टर था उसको बहुत अच्छा सब लोगों ने अपनी स्टेटमेंट में पुलिस को बताया। दूसरी तरफ जो मनीष ठाकुर है वो अपनी पढ़ाई पूरी करके कैलकाटा से वो इंडियन नेवी में कैडेट भर्ती होता है और 2007 में उसकी जो ट्रेनिंग है वो गोवा में चल रही होती है। हालांकि पोस्टिंग उसकी जो है वो कोचीन में थी, लेकिन गोवा में एक जो नेवी की कोई वहाँ पे यूनिट थी एक, वहाँ पे उसका ट्रेनिंग कोर्स चल रहा था। उसके बाद के एडवांस कोर्स उसका INS हंसा जो गोवा में है वहाँ पे भी उसकी कुछ ट्रेनिंग चली। तो 2-1 साल से ये दोनों कौशंबी लायक और मनीष ठाकुर ये और को सोशल मीडिया साइट से एक दूसरे के टच में आते हैं और ये एक दूसरे की तारीफ भी करते हैं। एक बहुत लंबा चौड़ा इंट्रोडक्टरी नोट जो है वो कौशंबी ने इसके बारे में लिखा, जो ऑरकुट में उसने अपने फ्रेंड्स के साथ साझा भी किया कि मनीष कैसे एक डैशिंग आदमी है, एक फिटनेस फरीक है, वेरी इंटेलिजेंट चैप, सीम्स टू बी वेरी लॉयल। इस किस्म के जो गुणगान किया हुआ है वो लायक ने किया हुआ अपने ऑरकुट पेज पे और अपने फ्रेंड्स के साथ उसको शेयर भी किया हुआ है। तो मज़ेदार बात ये है, ये इनकी दोस्ती में इसके पहले भी इस विज़िट के 2007 के विज़िट के पहले वो 2-3 बार एज कपल उसी इलाके के डिफरेंट होटल्स में पहले भी रह चुके हैं। जब कभी मनीष छुट्टी लेके आता था 1-2 दिन के लिए तो वो
कौशाम्बी के साथ किसी ना किसी होटल में 2 या 3 दिन रात गुजार के जाता था। तो इसी तरह ये थोड़ी सी रिश्तों में कोई कहीं ना कहीं शादी होने की बात नौबत आ गई। कौशाम्बी ने कहा होगा कि मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ, लेकिन वो शादी करने के लिए तैयार नहीं था। और उसका कारण ये निकला कि उसने एक दिन कौशाम्बी को बता ही दिया कि वो ऑलरेडी मैरिड है। देखिए, इसके पहले कौशाम्बी उसको अपनी माँ के साथ मिला चुकी थी और माँ को बता चुकी थी कि आने वाले दिनों में मैं मनीष के साथ शादी करने वाली हूँ। लेकिन तब तक मनीष ने ये राज नहीं बताया था कि वो ऑलरेडी शादीशुदा है। और ये बात जब खुलती है तो कौशाम्बी जो है वो इतराज़ उठाती है और मनीष ठाकुर से मिलने से या किसी किस्म का कोई रिश्ता रखने से इनकार कर देती है। तो काफ़ी जदोजहद के बाद उसने मिन्नत किया कि एक आखिरी बार मैं तुम्हें मिलना चाहता हूँ, और वो आखिरी बार शायद ज़िंदगी की आखिरी रात बन के रह गई कौशाम्बी के लिए। तो 15 मई को 2007 को मनीष आता है गोवा से फ्लाइट पकड़ के, और इस होटल में दोनों की मुलाकात होती है, इकट्ठे होते हैं, फिर इकट्ठे दोनों होटल में पहुंचते हैं। और जाहिर सी बात है कि इस बार उनकी मिलनी उतनी सुखद नहीं रही होगी जितनी इस बात के पहले थी, जब कौशाम्बी उसको अपना जीवन साथी बनाने की सोच बैठी थी और उस आदमी ने ये नहीं बताया था कि वो शादीशुदा है। और इस बार जब उसको लेके उस हकीकत को लेके चर्चा होती है तो कहीं ना कहीं बहस मुबासा भी हुआ होगा। और कौशाम्बी के रिश्तेदारों ने बाद में पुलिस को ये बात बताई कि मनीष ने प्रॉमिस किया था कि मैं अपनी पहली बीवी को बहुत जल्दी तलाक दे दूंगा और कौशाम्बी से शादी करूंगा। लेकिन कौशाम्बी को ये बात मंजूर नहीं थी। वो किसी का घर तोड़ना नहीं चाहती थी। वो अपने कुछ टेम्परेरी या अपनी ज़िंदगी आगे वाली बनाने के लिए वो मनीष की पहली बीवी को विक्टिम नहीं बनाना चाहती थी। तो ये सब बातें कौशाम्बी के रिश्तेदारों ने, फ्रेंड्स ने पुलिस को बताई इन्वेस्टिगेशन के बाद। तो ये दोनों में झगड़ा होता है, इस बात को लेके बहस होती है। और इसीलिए होटल के मुलाजमों ने डिफरेंट जो उन्होंने कहा कि ये वो जो 15, 16, 17 जो 15 और 16 2 दिन थे, उसमें सिर्फ एक बार आधे पौने घंटे के लिए वो होटल के बाहर गए दोनों और वापस आ गए। लेकिन आप देखिए कि इस विज़िट में मनीष ठाकुर ने प्री प्लान करके आया था कि मैंने अभी अगर मेरी बात पूरी तरह नहीं मानी गई तो मैं कुछ ना कुछ करके जाऊंगा। अपने साथ वो अपने बैग में एक बड़े साइज का छोरा, एक चाकू लेके आता है और साथ में एक रिवॉल्वर लेके आता है। और ये क्योंकि वहाँ पे उस ज़माने में कोई चेकिंग वगैरह का साधन नहीं था, किसी गेस्ट का सामान चेक करके फिर अंदर जाना, जैसे आजकल होटल में कॉमन हो गया है सामान स्क्रीनिंग करके निकालना। क्योंकि वो जो होटल है वो था 3 स्टार किस्म का होटल है, तो इतनी बड़ी फैसिलिटी वहाँ पे नहीं है। मैंने तो नहीं देखी, अब लगा दी होगी तो पता नहीं। तो एक चाकू और एक रिवॉल्वर लेके वो साथ में आया था, जिससे उसकी मंशा काफ़ी क्लियर होती है कि उसका इंटेंट जो था वो कौशाम्बी को टपकाने का ही था, उसको मारने का ही था। तो 2 दिन तक कोई इनकी बात हुई होगी जो किसी को पता नहीं। तीसरे दिन कोई 12:30 पौने 1 के करीब 11:30 के करीब मनीष ठाकुर अकेला, हाथ में कोई बैग नहीं, कोई सामान नहीं, कुछ नहीं, होटल से निकल के जाता है
और लेकिन होटल वाले उसको पूछते नहीं कि क्यों जा रहे हो, क्योंकि खाली हाथ जा रहा है। जैसे पहले गए थे, एक दिन वापस आ गए तो लगा कि जाएगा तो वापस आ जाएगा। लेकिन पौने एक बजे तक जब जो नॉर्मल कौशाम्बी का खाना खाने का टाइम होता था, जब तक कोई रूम सर्विस के लिए ऑर्डर नहीं आया तो जो वेटर था उसने इंटरकॉम से कांटेक्ट किया रूम में, लेकिन कोई जवाब नहीं आ रहा था। 3-4 बार इंटरकॉम ट्राई करने के बाद वेटर को थोड़ा शक हुआ कि मैम साहब तो कमरे में थी लेकिन दरवाज़ा क्यों नहीं खोल रही। तो उसने अपने जो हाउस कीपिंग स्टाफ का मैनेजर था, आरबी सिंह उसका नाम था शायद, उसको इन्फॉर्म किया कि आई सस्पेक्ट समथिंग फाउल, मैडम दरवाज़ा नहीं खोल रही हैं। तो 1:30-2 बजे के करीब सोच समझ के होटल की मैनेजमेंट फैसला करती है कि डुप्लीकेट की से दरवाज़ा खोला जाए। और जैसे ही डुप्लीकेट की से वो दरवाज़ा खोला जाता है तो उनको कमरे में बेड पे एक चादर के अंदर रोल की हुई लाश मिलती है। और वो एकदम घबराहट होती है वहाँ पे। होटल का मैनेजर जो है आरबी सिंह, वो लालजी सिंह को फ़ोन करता है कि ऐसे ऐसे हो गया। लालजी सिंह उसको इमीडिएटली MIDC पुलिस स्टेशन को इन्फॉर्म करने की सलाह देता है। तो वहाँ से वो आदमी, मुझे ये नहीं पता कि फ़ोन क्यों नहीं किया, वो मोटरसाइकिल लेके वहाँ से MIDC पुलिस स्टेशन में नज़दीक है और कोई 10 मिनट लगते होंगे मोटरसाइकिल पे जाने में, तो वो बाइक पे जाके पुलिस स्टेशन में इन्फॉर्म करता है। और वहाँ से 2 ऑफिसर और उनका स्टाफ आते हैं उनके साथ और तहकीकात शुरू करते हैं। जब वो चद्दर हटा के देखा जाता है तो एक गोली कौशाम्बी के सर में से निकली होती है और दूसरी गोली उसकी गर्दन पे लगी होती है और कोई जख्म का निशान जो है वो कहीं नहीं होता। मतलब 2 गोलियां मार के मनीष ठाकुर कौशाम्बी का मर्डर करने के बाद वहाँ से रफू चक्कर हो जाता है। तो पुलिस की इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है। वहाँ पे उसका वो रिवॉल्वर मिल जाता है, उसमें से बैग में चाकू मिलता है, एक उसकी इंडियन नेवी की T-शर्ट मिलती है, कुछ इस किस्म का सामान नेवी के साथ जुड़ा हुआ पुलिस को वहाँ से बरामद होता है। तो उसके बाद शुरू होती है मनीष ठाकुर की तलाश। वो वहाँ से भाग के पहले तो अपना बेस जो उसका होता है कोचीन, वहाँ पे जाता है, कोई कार्रवाई वहाँ पे करके वापस गोवा आता है और अपनी जो उसकी यूनिट थी जहाँ पे वो ट्रेनिंग ले रहा था INS हंसा में, पहले वो अपना एक वहाँ पे दूसरा एक छोटा बेस था, मैं उसका नाम भूल रहा हूँ, तो उसके वहाँ भी था वास्को में। तो वहाँ से वो नहीं मिला तो हंसा से 2 दिन के बाद पुलिस ने उसको पिकअप किया। उसने खास इनकार किया कि मैं ये मर्डर मैंने नहीं किया, मैं वहाँ पे था ही नहीं। कहाँ से रिवॉल्वर रेंज किया, क्या किया, वो सब पुलिस को अभी निकालना था। लेकिन ऐसा ऐसा 2 दिन के बाद उसने ये पूरी बात मानी और उसने कहा कि उसने कौशाम्बी को इसलिए मारा कि वो उसके साथ रहने को तैयार नहीं थी। वो अपनी बीवी को तलाक दे के भी इसके साथ रहना चाहता था, लेकिन कौशाम्बी मुझे तलाक नहीं देने दे रही थी और मेरे साथ कोई भी रिश्ता आगे बढ़ाने से इनकार कर रही थी। उसके लिए मैंने उसको मारा। तो लेकिन उसके बाद कोर्ट में जाके वो अपने हर बयान से मुकर गया। उसने कहा कि मैं तो कभी अपना बेस छोड़ के गया ही नहीं, मेरे जैसा कोई और आदमी होगा जो वहाँ पे गया। तो ये बहाने होते हैं, कोर्ट को भी पता होता है, वकीलों को भी पता होता है। खैर अल्टीमेटली उस केस में मनीष को, राजपूत को उम्र कैद की सज़ा सुनाई जाती है और वो उसके बाद आर्थर रोड जेल में जब सज़ा भुगत रहा होता है तो उसकी दोस्ती होती है अबू सलेम से। अबू सलेम भी उसी जेल में सज़ा काट रहा होता है। कल मैं आपको किस्सा सुनाऊंगा एक दूसरे नेवी ऑफिसर का जिसका नाम था जेरोम मैथ्यूज, जिसने नीरज ग्रोवर का मर्डर किया
बहुत मशहूर एक सनसनीखेज कांड हुआ था मुंबई में अगले ही साल 2008 में। उसमें भी नेवी का सीनियर ऑफिसर, ये तो कैडेट था, जेरोम ऑफिसर था, उस ऑफिसर ने एक फिल्म इंडस्ट्री के एक टैकी की बहुत बेरहमी से हत्या की। ये नेवी वालों ने ऐसा क्यों किया और इन दोनों के जेल में अबू सलेम के साथ क्या रिश्ते थे, ये तीनों क्या करते थे, और वहाँ आर्थर रोड से इनको शिफ्ट करके जब तलोजा जेल में भेजा गया, वहाँ पे तीनों की तिकड़ी के कारनामे मैं आपको कल सुनाऊंगा। इंतज़ार करते रहिए कल तक। आज के लिए इतना ही काफ़ी। आने वाले समय में और किस्से कहानियाँ लेके फिर हाजिर होते रहेंगे। तब तक के लिए आप सबका शुक्रिया, धन्यवाद।